हर्षवर्धन के शासनकाल में अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पहली घटना हुई थी वो थी ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और इसे युआन चांग बोला गया। इसको युआन चांग बोला गया है, उसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। ह्वेनसांग का जन्म 600 ईस्वी में चीन में होनन एक प्रांत है, वहां पर चिन लुई नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता का नाम चैन हुई था। इसके पिता चैन हुई एक अध्ययनशील व्यक्ति थे और उन्हीं का प्रभाव ह्वेनसांग के जीवन पर पड़ता है। ह्वेनसांग 4 भाई थे और ह्वेनसांग की जो मनोवृत्ति थी वो बचपन से ही गंभीर थी और वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना पसंद करता था। 13 साल की आयु में ह्वेनसांग को उसके बड़े भाई के साथ लोवंग एक बौद्ध मंदिर था, वहां पर अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। चाहे इसे बौद्ध मंदिर कह दें या बौद्ध मठ कह दें, वहीं पर इसे अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। जिस समय ये अध्ययन कर रहा था या जो इसके जन्म का लगभग समय था, उसी के आसपास चीन में सुई वंश का पतन हो रहा था और चीन में अराजकता का माहौल व्याप्त था। लोगों में नैतिकता का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा था और ऐसी स्थिति में ह्वेनसांग अपने भाई के साथ शांत वातावरण की खोज में उत्तरी चीन में चंगने नामक स्थान पर चला गया था। उत्तरी चीन में चंगने स्थान है, उस स्थान पर शांति की खोज में चला जाता है। यहां से चायतू नामक एक स्थान पर जाता है और वहां वो हुंगहुई मंदिर में रहने लगता है। हुंगहुई मंदिर जिस प्रांत में होता है, वहां का शासक उसकी विद्वता के कारण उसका काफी सम्मान करता है और यहीं पर रह करके धर्म ग्रंथों पर जो व्याख्यान देता है उससे वो प्रभावित होता है। तो 622 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु बन जाता है और यहाँ से वो चीन के विभिन्न स्थानों में बौद्ध संतों और विद्वानों के पास भ्रमण करता है और धर्म के गूढ़ प्रश्नों पर वो वार्तालाप करता है। इससे उसे अनुभव होता है कि चीन में बौद्ध धर्म का पूर्ण प्रचार या पूर्ण अध्ययन करना संभव नहीं है और ऐसी उत्कंठा में वो महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के पवित्र स्थान भारत की तरफ रुख करता है और भारत में विभिन्न देश स्थानों को देखने के उद्देश्य से वह बौद्ध ग्रंथों के मूल भाषा का अध्ययन करने के लिए वो भारत आता है। भारत में उस समय बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे या जो आवागमन का मार्ग था वो काफी सुलभ था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में वो अपने उस राज्य के जो जहां पर तांग शासकों का राज्य होता है, वहां की राजधानी चंगन से भारत के लिए प्रस्थान करता है। चंगन से वो 629 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करता है। उत्तरी मध्य एशिया के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए ताशकंद, समरकंद, काबुल,
पेशावर आदि मार्ग से होता हुआ वो भारत आता है। हिंदकुश की पहाड़ियों को पार करने के पश्चात सर्वप्रथम वो भारत के क्षेत्र कपिसा में पहुंचता है और अपने चीन से भारत के कपिसा तक पहुंचने के समय में लगभग उसे 1 वर्ष का समय लगता है। वहां से वो गंधार, कश्मीर, जालंधर, कुलूट, मथुरा होते हुए थानेश्वर पहुंचता है। थानेश्वर में उस समय वर्धन वंश का शासन चलता है। थानेश्वर में वो कुछ समय के लिए जयगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के पास रह करके बौद्ध धर्म का अध्ययन करता है। थानेश्वर से इसके बाद वो मध्यपुर, अहिछत्र और साकार होते हुए 635 ईस्वी में वो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में पहुंचता है। कन्नौज में जो उसका पहुंचने का समय है वो 635 ईस्वी का है और वहीं से वो अयोध्या, काशी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वाराणसी आदि स्थानों का भी भ्रमण करता है। उसके द्वारा पाटलिपुत्र के कई प्रसिद्ध बौद्ध विहारों और मठों और स्तूपों का दर्शन किया जाता है। पाटलिपुत्र से आगे चल करके ह्वेनसांग बोधगया पहुंचता है और वहां पर प्रसिद्ध धार्मिक बौद्ध वृक्ष की पूजा करता है। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचता है और वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र, जो कि उस समय कुलपति होते हैं, उनके पास नालंदा में 1.5 साल निवास करके वो योग शास्त्र का अध्ययन करता है। नालंदा से 1.5 साल के अध्ययन के पश्चात वो बंगाल, उड़ीसा और धान्यकटक या कृष्णा नदी के तट का जो क्षेत्र है वहां से होता हुआ पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम जाता है। कांचीपुरम से वो आगे नहीं जाता है और इसके बाद वो उत्तर की तरफ वापस लौट आता है। वहां से चल करके वो उस समय के प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज मोहलाचल, जिसको बोला गया है, उसने अपनी भाषा में लिखा है मोहलाचआ, इसको उसने लिखा है, वहां पर पहुंचता है और ये जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। पुलकेशिन द्वितीय के वीरता की और उसके शक्ति की प्रशंसा ह्वेनसांग ने अपने साहित्य में किया है और उसने बताया है कि उसने हर्ष की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। महाराष्ट्र से ह्वेनसांग भड़ौच, जो कि गुर्जर राज्य होता है, मालवा और बल्लभी को आता है। बल्लभी में वो ध्रुवसेन के दरबार में पहुंचता है, जो कि हर्षवर्धन का दामाद होता है। इसके पश्चात आनंदपुर, सौराष्ट्र, माहेश्वरपुर आदि नगरों से होता हुआ वो सिंध क्षेत्र में पहुंचता है। अपने यात्रा संस्मरण में वो बताता है कि सिंध क्षेत्र में उस समय का जो राजा होता है वो शूद्र वर्ग का होता है और बौद्ध धर्म में उसकी गहरी आस्था होती। सिंध प्रांत से होता हुआ ह्वेनसांग अपने मूल स्थान पर पहुंचता है। मूल स्थान भारत का एक स्थान है, मूल स्थानपुर, वहां पहुंचता है और वहां प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को देखता है या उसके दर्शन करता है। ये ह्वेनसांग की जो है यात्रा का पहला दौर होता है। ह्वेनसांग की यात्रा का जो दूसरा दौर होता है उसमें ह्वेनसांग नालंदा फिर से आता है और वहां पर वो अपने व्याख्यान देता है। वहां पर उसके इस व्याख्यान से उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती है और हर्षवर्धन की इस व्याख्यान की और उसकी ख्याति को सुन करके कामरूप का शासक भास्कर वर्मा उसे अपने राज्य में आमंत्रित करता है। जब वो भास्कर वर्मा के राज्य को कामरूप को जा रहा होता है
तो रास्ते में उसे हर्ष बंगाल के कजंगल नामक स्थान पर सैनिक शिविर डाले हुए दिखाई पड़ता है। इसके बाद वो कामरूप जाता है, जहां पर उसका काफी आतिथ्य सत्कार होता है, और वहां से वो हर्षवर्धन के आग्रह पर उसकी राजधानी कन्नौज को वापस आता है। ह्वेनसांग कन्नौज में धर्मसभा और हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रयाग के छठे जो महामोक्ष परिषद है उसमें भाग लेता है, और दोनों ही समारोहों का उसने रोचक वर्णन किया है। प्रयाग में उसने हर्ष से विदाई प्राप्त की होती है, और वहां से वो वापस होता हुआ मध्य एशिया के मार्ग का अनुसरण करता है। प्रयाग से आगे चल करके ह्वेनसांग जालंधर पहुंचता है, और इसके बाद वो वहां पर 1 महीने का निवास करता है। वहां से वो एक नए रक्षक दल के साथ आगे चल करके पहाड़ी दर्रे और सिंध नदी को पार करता हुआ, पामीर के पठार को पार करता हुआ, खोतान क्षेत्र को पार करता हुआ 645 ईस्वी में अपने विभिन्न बौद्ध ग्रंथों को लेकर के वो चीन में पहुंचता है। 645 ईस्वी के आसपास तक उसने कई बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में भी अनुवाद कर लिया होता है। इसके कुछ समय पश्चात 655 ईस्वी में 55 साल की अवस्था में ह्वेनसांग की मृत्यु हो जाती। ये ह्वेनसांग का जो हमने आपको बताया एक संक्षिप्त परिचय बताया है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का जो विवरण है उसे एक ग्रंथ में लिखा है, जिसे कि की कहते हैं। ह्वेनसांग का जो यात्रा संस्मरण है वो स्यूकी नाम से प्रसिद्ध है, और उसके एक सहयोगी ही ली ने ह्वेनसांग की जीवनी नामक एक अलग से पुस्तक लिखी है। ह्वेनसांग के शी का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उसमें हर्षवर्धन कालीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन किया है। उसने हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये नगर 3 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। यहाँ के निवासी सभ्य, समृद्ध और नैतिक दृष्टि से उन्नत थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन की काफी प्रशंसा करता है और लिखता है कि हर्षवर्धन का शासन उदार था और व्यक्तिगत रूप से वो शासन की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में रुचि लेता था। उसके शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्धशाली थी, और लोगों के ऊपर जो कर लगाए गए थे उनकी संख्या काफी कम थी। हर्षवर्धन के शासन काल में लोगों से बेगार नहीं लिया जाता था। बेगार का मतलब है बिना पैसे के काम कराया जाना। तो हर्षवर्धन के शासन काल में बेगार की प्रथा नहीं चलती थी। दंड विधान काफी साधारण था। सामाजिक नैतिकता और सदाचार के विरुद्ध आचरण करने वालों को कारादंड दिया जाता था। आवागमन के मार्ग लेकिन उसने लिखा है कि पूर्णतः सुरक्षित नहीं था, और वो स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस गया था। इसके बाद भी उसने लिखा है कि लोग नैतिक दृष्टि से उन्नत अवस्था में थे। पारलौकिक जीवन के दुखों से वो डरते थे, अर्थात वो स्वर्ग और नरक की कल्पना को करते थे, और इसके कारण वो लोग पाप बहुत कम करते थे। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के एक शासक के रूप में परिश्रम और दानशीलता की भी प्रशंसा किया है। अगर ह्वेनसांग के विवरण का हम अध्ययन करते हैं तो ह्वेनसांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन कालीन समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था, और शूद्र के अतिरिक्त अन्य कई जातियों और उपजातियों का उदय हो गया था।
इसी समय भारत में अनेक मिश्रित जातियों का भी उसने उल्लेख किया है, जिसमें कि उसने कसाई, भंगी, नट, जल्लाद आदि जातियों का अध्ययन किया है और जिन्हें कि उसने बताया है कि अछूत समझे जाते थे और वो लोग गांव तथा नगर के बाहर निवास करते थे। उनके मकानों पर उस समय पहचान चिन्ह लगाए जाते थे। समाज में विभिन्न वर्णों और जातियों का अंतर उस समय बढ़ता जा रहा था। हर्षवर्धन द्वारा अपने साहित्य में ब्राह्मण की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उन्हें सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति कही जाती थी। ह्वेनसांग ने अपने साहित्य में क्षत्रियों की वीरता की भी प्रशंसा किया है और उन्हें क्षत्रियों को राजाओं की जाति कहा है। वैश्यों के हाथ में देश की सत्ता अर्धशक्ति रूप में आ गई थी और उसके समय का जो हर्षवर्धन शासक था वो स्वयं वैश्य जाति का था। इसके अतिरिक्त उसने विश्राम गृह और अस्पतालों के निर्माण में दिए गए दान का भी उल्लेख किया है और बताया है कि लोगों में उस समय अहिंसा का भी विशेष प्रचार था। लोग मांसाहार नहीं करते थे। उस समय के बारे में उसने लिखा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कुछ राजनीतिक शक्तियां शूद्र वर्ग के हाथ में भी आ गई थी और ह्वेनसांग ने स्वयं बताया है कि उस समय सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग अपने जीवनी संस्मरण में ये लिखता है कि भारतीय लोग उस समय अधिकतर सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे और समाज में अंतर जातीय विवाह होते थे। लोग मांसाहार और शाकाहार का भोजन करते थे, लेकिन मांसाहार उस समय कम मात्रा में होता था। ह्वेनसांग का जो विवरण हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भारत की उस समय की जो तत्कालीन समाज था उसमें धर्म और संप्रदाय प्रचलित थे। सूर्य, शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना का उस समय भारत में विशेष प्रचलन था। ह्वेनसांग का विवरण हमें बताता है कि गंगा जल को उस समय पुण्य जल समझा जाता था और लोगों की उस समय आम जनमानस में धारणा होती थी कि जो लोग इस नदी में या गंगा नदी में डूब करके मर जाते हैं वो सीधे स्वर्ग में पहुंच करके सुखपूर्वक जन्म लेते हैं। इस प्रकार से उसने ये भी बताया है कि यही कारण था कि लोग प्रतिवर्ष प्रयाग के संगम में डूब कर मरने के लिए आते थे। ह्वेनसांग कन्नौज और प्रयाग के छठे समारोहों में चूंकि शामिल हुआ था और कन्नौज की धर्म सभा में तो हर्षवर्धन द्वारा उसे अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका उद्देश्य उस समय था महायान जो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था उसके सिद्धांतों की प्रशंसा करना या उनका प्रचार करना। ह्वेनसांग प्रयाग के समारोह में भी हर्षवर्धन के साथ गया था और प्रयाग समारोह में हर्षवर्धन की उदारता और दानशीलता का उसने अपने शब्दों में वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने, चूंकि हमने आपको बताया कि लगभग 1.5 साल तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था, तो वहां पर उसने अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया था और उनके उच्च स्तर का भी उसने अध्ययन किया था और उनके उच्च स्तर की उसने प्रशंसा किया था। उसने अपने यात्रा संस्मरण में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय था और जहां पर लोग प्रवेश के लिए कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार रहते थे। इस परीक्षा में उस समय जो औसत होता था लगभग 10 में से केवल 3 या 4 विद्यार्थी बड़ी कठिनाई से उत्तीर्ण होते थे। अर्थात उस समय जो उत्तीर्ण प्रतिशत था वो 30 से 40% होता था। इस प्रकार से हम अगर ह्वेनसांग के विवरण से देखते हैं तो ह्वेनसांग के विवरण से हर्षवर्धन कालीन समाज
और संस्कृत का हमें एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अपने ग्रंथ में उसने अनेक स्थानों के नाम बताए हैं, जिससे कि हमें तत्कालीन भारत की 7वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय भूगोल को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो यात्रा संस्मरण शिव की पुस्तक में उपलब्ध है, निसंदेह रूप से हमारे लिए काफी उपयोगी रहा है। तो यही एक ह्वेनसांग का जो विवरण था या ह्वेनसांग का जो एक संक्षिप्त परिचय था, उसका हमने अध्ययन किया है। और इसके बाद हम आपको अगले पार्ट में इतसिंग जो कि एक चीनी यात्री था, उसके बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय रहेगा, उसके बारे में बताएंगे।